अजी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस बार तो सर्दी के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही हैं ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के चौपाल पर लोग बोल रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियाँ भी टूटी हैं। ठंडी हवा सीधे अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ कमला, मैं कुछ करता हूँ। मालिक के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। अगली सुबह मुरली मालिक के घर की तरफ चल देता है। मुरली का मालिक, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दय था, अलाव के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। मुरली अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका। कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे घर में पानी और हवा आती है। अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरी छोटी बेटी इतनी ठंडी में उस टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएगी। मुरली की बातें सुनकर मालिक कहता है, अरे मुरली, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तने अभी तो इतना काम भी ना करया जो मैं तने उधार दे सकूं। अभी मेरे पास पैसे कोन्या सर्दी की वजह सू सारा धंधा चौपट हो रिया है। सुन मेरी बात, काल से काम पर मत आइए। मने तेरे बर्गे मजदूर की जरूरत कोन्या। मालिक, ऐसा मत करो, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? मुरली के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका मालिक मंगू उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा मुरली वहां से दुखी मन से वापस चला आता है। मुरली दिन भर जगह जगह काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। सुबह से रात हो गई। कमला को बोलकर आया था कि छत का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई। घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। मुरली चाय की एक दुकान के आगे बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना कमला अकेले कैसे संभाले। मुरली जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र हो, जिससे मुरली का उसमें चल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे थे? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से यह बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? वह एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। मुरली काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से यह तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है और घर पर बेचारी कमला अकेली परेशान हो गई होंगी। चल मुरली, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं, यह रुके या ना भी रुके। इतना कहकर मुरली उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहाँ तक मुरली की नजर जा रही थी, सब पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियाँ तो पानी में ढाकर बह गई थी। यह देखकर मुरली को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा मुरली जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुँच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुँच गया था। कमला, तुम ठीक हो ना? सीमा ठीक है ना? हम दोनों ठीक हैं और देखो, मैंने सीमा को ऊंचे पलंग पर बिठा दिया है, लेकिन हमें घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। अजी, आप तो मालिक के पास जाकर मदद मांगने वाले थे, क्या हुआ? कमला, मैंने मालिक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने तो नौकरी ही छीन ली। अब क्या करूं? बापू, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सीमा, मेरी बच्ची, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। ठंड बढ़ती जा रही है। अजी, घर का सारा पानी बाहर निकालना होगा। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, लेकिन वे जितना पानी निकाल रहे थे उतनी ही देर में उससे भी दुगुना पानी घर में भर रहा था। और वे बेचारे इस समय कर ही क्या सकते थे। रात के आखिरी पहर बारिश रुकती है।
वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह मुरली कुछ लकड़ियाँ और खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके राशन का सारा सामान बह गया था। उन लकड़ियों से मुरली अलाव जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है। यह बारिश का सिलसिला यूं ही कुछ दिन तक जारी रहता है। रोज रोज कमला और मुरली को घर का पानी निकालना पड़ता। अजी, ऐसे कब तक चलेगा? रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है। एक दिन वह सब घर के बाहर खड़े थे। वे दोनों आपस में बातें कर ही कर रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते मुरली का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हमारा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाइए कि घर ही टूटा है। हम तीनों तो बाहर हैं। अगर अंदर होते तो सोचिए क्या होता। तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम सीमा को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। घर छुपाने की जगह मिल जाए वही काफी है। कल का कल देखेंगे। अजी, हमारे पड़ोसी रामेश्वर भैया है ना, उन्हीं के घर चलते हैं। अजी, हाँ भाग्यवान, मैं रामेश्वर से बात करता हूँ, वह जरूर मदद करेगा। वह दोनों अपनी बेटी को लेकर रामेश्वर के घर की तरफ उस तेज बारिश में चलते हैं और रामेश्वर के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अजी, बैठे बैठे बातें बना रही हैं। जाकर देखोगे तब पता चलेगा ना। मुरली, तू पूरे परिवार के साथ यहाँ सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है रामेश्वर भाई। तेज बरसात की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं। हम लोग बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? मुरली, दोस्ती यारी अपनी जगह ठीक है। देख भाई, मैं तुझे रख भी लूँ, पर तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। वैसे पूरा परिवार एक साथ माफ करना भाई। तू कैसी बात कर रहा है रामेश्वर? मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है। रामेश्वर भाई, ऐसा मत करो, एक रात की ही बात है। मेरी बच्ची बीमार हो जाए। सब समझता हूँ मुरली, पर मैं नहीं रख सकता। अभी तुम कोई और जगह तलाश कर। मुरली कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही रामेश्वर ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जी, पकोड़े खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वह मुरली और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने को आया। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी, मुरली तो आपका अच्छा दोस्त है ना। उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त? अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ, और तो वह मेरे किस काम का। मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो ये आपके बड़े बोल आप पर भी भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो, पकौड़े खाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बनेंगे। उधर रामेश्वर बरसात के मजे ले रहा था तो वही मुरली का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी, आप तो मेरा दोस्त कहकर जान लुटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अजी, सीमा को तो बहुत। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन रामेश्वर से मुझे ये उम्मीद नहीं। मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ बाप। सीमा, ठंड में थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। कमला सीमा का माथा छूकर देखती है तो वह चिल्ला पड़ी। तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से काम रही है। अब हम क्या करें जी? आप चलो मुखिया जी के पास चलते हैं, शायद वही हमारी मदद करेंगे। वे तीनों जैसे तैसे मुखिया के घर पहुंचते हैं। क्या पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर? क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? मुखिया जी, बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया, मैं बेघर हो गया हूँ। मेरी मदद करो, आज रात अपने घर में ठहरने दो। क्या पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर? क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? मुखिया जी, आप गांव के कर्ता धर्ता हैं, अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला? अरे मुखिया हूँ तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मरवा कर निकलवाऊं? मुखिया ने उनकी एक भी नहीं सुनी
और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वह कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटा रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भाग्यवान, आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। आप हिम्मत मत हारिए जी, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे, और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। भाग्यवान, तुम यहीं पेड़ के नीचे सीमा के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले मुरली अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मुन्नी की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह मुरली का दोस्त रामेश्वर वहाँ से गुजरता है। अरे भाई मुरली, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस रामेश्वर भाई, वक्त वक्त की बात है, आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। मुरली का मजाक बनाकर चला जाता है, जिससे मुरली और कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है, तुम खुद का और सीमा का ख्याल रखना, मैं कोई काम देख कर आता हूँ। मुरली काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। कमला और सीमा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। जैसे ही लखन वापस लौट रहा था तो वह देखता है कि गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई, क्या बात है, आज यहाँ ये इतने लोग इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? भाई, वह बीकानेर वाले अमीर सेठ जगदीश चंद्र है ना, वह गरीबों को ठंड में खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ जाओ, तुम भी ले लो। यह सुनकर तो मुरली के शरीर में जैसे नई जान आ जाती है। वह झट से लाइन में खड़ा हो जाता है और सेठ जगदीश चंद्र से भोजन का पैकेट और कंबल लेकर वह फूला नहीं समाया। भगवान आपका भला करे सेठ जी, आपने गरीब की मदद करी। उस दिन मुरली की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से राहत मिल जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी, आ गए आप, और यह नया कंबल कहाँ से ले आए? सेठ जगदीश चंद्र से हमें कंबल और खाना मिल गया, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबू, सही किया आपने, अब आपको भी ठंड नहीं लगेगी। हाँ जी, सीमा बिल्कुल सही कह रही है, आपको इस ठंडी में इस कंबल से कुछ तो राहत मिलेगी। मुरली और कमला आपस में यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक फकीर बाबा आता है। बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा बेटा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आओ बैठो। मुरली को जो सेठ से थोड़ा बहुत खाना मिला था, वह अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना उस फकीर बाबा को दे देता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा, मुझे यह बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? मुरली उस फकीर बाबा को अपने साथ जो हुआ वह सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, माफ करना, मैंने तो तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा जी, कोई बात नहीं, मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम जैसा निस्वार्थ आदमी नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना मुझे भोजन दिया। मेरे पास तुमको देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना कहकर वह फकीर बाबा अपनी झोली में से एक पोटली निकालकर मुरली को देते हुए कहता है, ये लो मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी छू लोगे वह लोहे से भी मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वह फकीर बाबा वहाँ से चला जाता है। अजी, वह फकीर बाबा बहुत ही गरीब लग रहे थे, भला उनके पास हमारे लिए क्या हो सकता है? मुरली और कमला उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। मुरली और कमला की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था।
अब उनके दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! आपने सही कहा, भगवान ने हमारी सुन ली। मुरली उन सोने के सिक्कों को बेचकर उनसे एक बहुत अच्छा घर बना लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वह खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। वह कहते हैं, ना समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वो वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था, तिर लगा रहा था। सबके घर बारिश से टूटकर पानी में बह गए थे। सेठ मंगू, जिसका घर गांव में सबसे मशहूर था, वह भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। ये कैसा कहर है? तभी वहाँ एक दौड़ता हुआ आदमी आया और बोला, अरे सब लोग लखन के घर चलो रे, अब केवल उसका ही घर बचा, जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ डूब कर मर जाएंगे। चलो चलो। सब लोग इकट्ठा होकर मुरली के घर पहुँचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे, लेकिन मुरली का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। मुरली उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब आज बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी मुरली के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो लखन भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी, माफ कर दो मुझे। सब लोग मुरली से माफी मांगते हैं। उन्होंने मुरली के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ कर देता है, क्योंकि वह